हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप अपने बच्चे को दे रहे हो वही खाना आपके बच्चे के बार बार डायपर रैश आने का कारण बन सकता है? जी हाँ, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर बच्चे को डायपर रैश हो रहा है तो डायपर रैश होने का कारण सिर्फ डायपर से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ डायपर का इशू होगा, इसलिए बच्चे को डायपर रैश होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कितना बड़ा एक लिंक है, एक सीक्रेट कनेक्शन होता है बच्चे के डायपर रैश का बच्चे की डाइट के साथ। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे बेबी की डाइट की वजह से बच्चे को बार बार डायपर रैशेस होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे न्यू पेरेंट्स भी होंगे और बहुत सारे ऐसे न्यू पेरेंट्स बनने वाले होंगे जो अभी तक जानते भी नहीं होंगे कि बेबी डायपर रैश होता क्या है, वो दिखता कैसा है, ठीक है, और वो कितना अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो उसके लिए मैंने एक इमेज लगाई है वीडियो में, आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो बेबी का निचला हिस्सा होता है, बेबी का बम, थाइज, जहाँ जहाँ पे भी डायपर टच होता है वहाँ पर स्किन में इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं और इसी को बोला जाता है बेबी डायपर रैश। और बिलीव मी, डायपर रैश बच्चे के लिए एक बहुत ही पेनफुल और अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है। जब उसको डायपर रैश हो जाते हैं उसके बाद उसको इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है कि अगर हम उसको वॉश कराएं या हल्का सा भी टच करें तो उसको बहुत पेन होता है, एक बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है। एंड सीरियसली उस कंडीशन में अपने बच्चे को देखना, वो हमेशा क्राई करता रहता है, वो लेटता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, हम वॉश कराने जा रहे हैं उसको तो प्रॉब्लम होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जानने के लिए कि बच्चे की डाइट और बच्चे की डायपर ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है बेबी के डायपर रैश के लिए, ठीक है। तो जो डायपर वाला पार्ट है, जो भी डायपर की टेक्निक्स है कि हमें डायपर कैसे पहनाने हैं, कौन से डायपर यूज़ करने हैं, कौन सी डायपर क्रीम लगानी है, और डायपर वाला जितना भी पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बेबी डाइट के बारे में, क्या हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्या हमें बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, और क्या करेंगे हम, इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर आपके बच्चे को बार बार डायपर रैश आ रहे हैं तो उसका रीज़न होता है कि सिंपली या तो बच्चे के स्टमक इशू है, या तो बच्चे को पेट की प्रॉब्लम है कोई, या फिर बच्चे की गट हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी इंटेस्टाइन में जो बैड बैक्टीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं और अब ज़रूरत है कि हम उसको गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे कि बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो हम उसको न्यू फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो या तो प्रॉब्लम उस वाले सिनेरियो में हो सकती है, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्टमक हर 15-20 दिन बाद अपसेट रहता है, जिनको हर महीने दस्त लगते रहते हैं, ठीक है। तो जिनको बार बार दस्त लगते हैं, बार बार दस्त रहने की समस्या होती है, इसका मतलब उन बच्चों का जो गट हेल्थ है वो उतना अच्छा नहीं है, उनके गट में गुड बैक्टीरिया नहीं है, किसी तरीके से बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, इसीलिए बार बार दस्त लगते हैं। तो जब भी बच्चा एसिडिक पॉटी करता है, एसिडिक स्टूल पास करता है अपने डायपर में और उसका यूरिन है वो भी काफ़ी एसिडिक हो गया होता है, तो जब ये एसिडिक पॉटी, एसिडिक स्टूल, एसिडिक यूरिन ये जब डायपर में आते हैं और बच्चे की स्किन से टच होते हैं तो बच्चे को डायपर रैश होते हैं। और इसीलिए आपके बच्चे को बार बार डायपर रैश होते हैं, क्योंकि बार बार उसका स्टमक अपसेट होता है, बार बार उसकी गट हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होती है, बिगड़ जाती है, और उसके बाद जब वो प्रॉब्लम होती है तब उसकी जो स्टूल है वो एसिडिक हो जाता है, यूरिन एसिडिक हो जाता है, और उसके बाद वो एसिडिक होने की वजह से जब उसकी स्किन से टच होता है तो वहाँ पे इरिटेशन होती है, डायपर रैश पड़ जाते हैं। इस कंडीशन से हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के बहुत सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले तो हम पहले वाले तरीके की बात करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, तो हम उसे न्यू फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को जो भी आप न्यू फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हो, एक टाइम पे एक ही फूड इंट्रोड्यूस कराना है, और जो भी आप उसको फ्रूट दे रहे हो या जो भी वेजिटेबल दे रहे हो, जो भी चीज़ आप उसको नया दे रहे हो, उसको 4 से 5 दिन तक आप ऑब्जर्व करिए कि उन 4-5 दिनों में उस फ्रूट को लेने के बाद या कोई भी आप नई चीज़ अपने बच्चे को खिलाना चाह रहे हो तो उसको खाने के बाद कंटिन्यूस उसको 4-5 दिन तक वो चीज़ें दीजिए, और उसके बाद देखिए कि उसकी पॉटी में, उसके स्टूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब वो चीज़ आपके बच्चे को सूट कर रही है, फिर आप नेक्स्ट चीज़ दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि न्यू फूड इंट्रोड्यूस कराने की एक्साइटमेंट में हम बहुत सारे आइटम बच्चे को एक साथ इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि चलो अब तो बच्चे को 6 महीने हो गए हैं या 7-8 महीने हो गए हैं, अब हम उसको खाना दे सकते हैं, नई नई चीज़ें दे सकते हैं,
है तो हम क्या करते हैं, उसको एक साथ बहुत सारी आइटम देते हैं और फिर हमें नहीं आइडेंटिफाई हो पाता है कि इसको किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी न्यू फूड आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक बार में एक ही फूड इंट्रोड्यूस कराइए और 3 से 5 दिन का गैप रखिए एक फूड के लिए। अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह, कोई रेडनेस नहीं आपको दिखती है, फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ जा सकते हो। तो ये तो हो गया पहला मेथड। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमें एकदम से पता चल जाएगा कि ये वाला फूड उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं तो हमारे बच्चे को कभी भी रागी सूट नहीं करा, कभी भी ओट सूट नहीं करा। बहुत बोलते हैं कि ओट एक बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, बट हर बच्चा अलग होता है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। तो हमने ट्राई करा, ठीक है, एक बार ट्राई करा उसको ओट्स देके, इमीडिएटली अगले दिन हमें पता चल गया कि जो उसकी जो पॉटी है, उसका जो भी टेक्सचर है या जो भी चीज़ है, बहुत उसके लिए डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इवन नहीं है, अच्छी नहीं है। तो हमने वो इमीडिएटली स्टॉप कर दिया। फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स हमने दोबारा भी ट्राई किया ओट्स देने का, अगेन सेम चीज़ हुई उसके साथ एंड सेम चीज़ हुई उसके रागी के साथ। तो हमने वो दोनों चीज़ें उसको आज तक नहीं दी। हाउएवर बहुत ही ज़्यादा आयरन से भरपूर और बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं ओट्स में भी, रागी में भी, बट स्टिल वी कांट डू एनीथिंग। अगर कुछ चीज़ हमारे बच्चे को सूट नहीं करेगी तो हमें उसे इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज ज़बरदस्ती देने के चक्कर में बच्चा सफ़र करता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि जो भी न्यू फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हो सिर्फ तभी दें जब वो आपके बच्चे को सूट करे। अगर नहीं सूट कर रहा तो छोड़ दीजिए ना, वी हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डाइट में जो अगली चीज़ आती है वो है कि अब आपके बच्चे का स्टमक ही ऐसा है, गट हेल्थ ही ऐसी है उसकी कि वो हर 15 दिन 20 दिन या हर मंथ में उसको जो है दस्त की समस्या रहती है। तो उसका एक ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, उसको बताइए कि आपके बच्चे को हर महीने या हर 20 दिन में जो है दस्त लगते हैं या दस्त की समस्या बहुत रहती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। तो वो डॉक्टर खुद भी समझ जाएंगे कि आपके बच्चे को जो है अभी प्रोबायोटिक डाइट देने की ज़रूरत है, और अपने अच्छे से पीडियाट्रिशियन के पास जाकर अपने बच्चे के लिए एक अच्छी सी प्रोबायोटिक डाइट कंसल्ट करवाइए और उनसे पूछिए कि क्या हम प्रोबायोटिक क्या करते हैं ना, प्रोबायोटिक बच्चे की जो गट है या बच्चे का जो स्टमक है वहाँ में जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करके जो गुड बैक्टीरिया कम हो चुके हैं बच्चे के अंदर, उसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया आते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो यूरिन है, जो स्टूल पास कर रहा है बच्चा, जो उसकी एसिडिटी है वो कम हो जाती है, एसिडिक जो है वो कम हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है जब पॉटी उसकी उतनी एसिडिक नहीं रहेगी, यूरिन उतना एसिडिक नहीं रहेगा, तो उससे होने वाली समस्या भी नहीं होगी और डायपर रैश भी नहीं होंगे। ठीक है, प्रोबायोटिक डाइट में क्या होते हैं कि कुछ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी होते हैं, वो आपको जो डॉक्टर्स होते हैं वो दे सकते हैं। जैसे एक छोटा सा लिक्विड का आता है कुछ बन के पाउच जैसा, ठीक है, वो लिक्विड होता है, प्रोबायोटिक लिक्विड होता है। कुछ प्रोबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं जो बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं ना, 6 महीने से कम के बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रोबायोटिक ड्रॉप्स भी होती हैं। तो ये तो हो गए सप्लीमेंट्स, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इमीडिएटली बहुत रिलीफ मिलता है बच्चों को। ठीक है, दूसरा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रोबायोटिक डाइट में, जैसे कि आप योगर्ट ले सकते हो, आप दही ले सकते हो बच्चे के लिए, लेकिन जो भी लेंगे आपको रॉ लेनी है। दही में या योगर्ट में एक्स्ट्रा कुछ भी स्वीट या सॉल्ट ऐसा ऐड नहीं करना है आपको। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, योगर्ट, दही। ठीक है, इन्हीं को यूज़ करके आप थोड़ा सा इनको लिक्विड भी बना सकते हो। ठीक है, पतला सा भी करके दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चा वैसे नहीं खाता तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप वो दे सकते हो। ठीक है, तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स देने के बाद अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि आपको बच्चे को फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा रखना है बच्चों की डाइट में, उनको हाइड्रेटेड रखना है। आपको भी पता होगा कि जब भी किसी को दस्त लगते हैं, दस्त की समस्या होती है, तो हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, और अगर बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो गई तो डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ना आए उसके लिए आपको सिंपली बच्चे को वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा देना है। अगर हो सकता है कोकोनट वाटर है अवेलेबल तो कोकोनट वाटर दे दीजिए, अदरवाइज पानी, ORS, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। पानी दीजिए बच्चे को, ORS दीजिए और उसकी बॉडी में हाइड्रेशन बना के रखिए। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, किस तरीके से आपको न्यू फूड इंट्रोड्यूस कराना है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स बच्चे को देने हैं, हाइड्रेशन बना के रखना है बच्चे की बॉडी में। ठीक है, जैसे जैसे प्रोबायोटिक डाइट उसकी स्टार्ट होगी, जिसमें कि योगर्ट, दही, ये सब है, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको डॉक्टर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे की जो ये गुड बैक्टीरिया है ये अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो उसके बार बार डायपर रैश पड़ते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि अब आपको बच्चे को क्या नहीं देना है। ठीक है, क्या
नहीं देना है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिससे कि उसको बार बार डायपर रैश ना आए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बच्चे को कोई भी एसिडिक फ्रूट या एसिडिक वेजिटेबल नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑरेंजेस नहीं देने, टमाटोज नहीं देने, पाइनएप्पल्स नहीं देने। ये सब जो होते हैं इन सब को कंज्यूम करके बच्चे की जो बॉडी है वो एसिडिक बनती है और उससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये सब आइटम्स नहीं देने। आपको बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने। जब भी बच्चे को दस्त लगते हैं या अगर उसको स्टमक की प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में आपको उसको बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए। स्पाइसी फूड नहीं देना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए उसको एप्पल ना दीजिए और बनाना भी मत दीजिए। क्यों? क्योंकि बनाना भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन लाता है बच्चों में, ठीक है। और जो एप्पल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो हमें फाइबर चाहिए, लेकिन अगर फाइबर हद से ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो अगेन ज़्यादा फाइबर होने से भी हमें मोर फ्रिक्वेंटली स्टूल पास करना पड़ता है और उसमें भी बच्चे को डायपर रैश हो सकते हैं, ठीक है। तो जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए कोशिश करिए उसको एप्पल और बनानास नहीं दे। आई होप इस वीडियो में आपने जाना होगा कि बेबी डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बेबीज़ के डायपर रैश के बार बार आने में। तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि डायपर रैश होता क्यों है और क्यों होता है वो डाइट से। क्योंकि जब भी हमारी डाइट इम्बैलेंस होती है तो हमारी जो पॉटी होती है, जो बच्चा स्टूल पास करता है वो एसिडिक हो जाता है, यूरिन एसिडिक हो जाता है। और वो जब हम बच्चे के डायपर में आता है, बच्चे की स्किन से टच होता है तो वहीं पे बच्चे को डायपर रैश पड़ते हैं। और अगर आपके बच्चे का पेट कंटिन्यूसली अपसेट रहता है, उसकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट मीन्स बार बार उसको जब भी बैड बैक्टीरिया उसके बॉडी में ज़्यादा होंगे तब वो एसिडिक स्टूल पास करेगा और हर बार उसकी स्किन से जब भी वो एसिडिक वाली पॉटी या यूरिन टच होगा तब उसको डायपर रैश होंगे। तो इसमें डायपर का कोई रोल नहीं है। आपके बच्चे की इंटरनल प्रॉब्लम है, आपकी डाइट को आपको ठीक करना है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने हैं, प्रोबायोटिक डाइट यूज़ करनी है, बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है और वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बच्चा है उसका स्टमक इंप्रूव हो जाएगा, उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी और उसके बाद ये जो बार बार डायपर रैश की समस्या है ये नहीं होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट तो नीचे छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, ताकि कोई भी आपको और भी समस्या हो तो जस्ट मॉम टाइम पे आपको सब सारी सॉल्यूशंस मिल सके। थैंक यू।